नमस्कार साथियों, दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन को लेकर के हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने व्यंजन के विभिन्न प्रकारों को देखा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्ष या उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किनको क्या कहते हैं, इस प्रकार सबको समझा। इसके बाद में इस विश्लेषण तालिका के माध्यम से आगे के इनके जो प्रकार है, इनका जो वर्गीकरण किया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बताया था कि व्यंजनों को आपको इस क्रम में लिखना होता है। ये क्रम बहुत ही व्यवस्थित है, अनिवार्य है। कचट तप शब्द के माध्यम से इसको याद रखा जा सकता है। पिछले वीडियो के अंत में हमने अल्प प्राण, महाप्राण यानी प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर इनको समझा था। यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ग है ऊपर से नीचे तक, ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण, अल्प प्राण, ये आपका महाप्राण, अल्प, महाप्राण और अल्प प्राण। ये प्राणत्व के आधार पर बहुत आसानी से याद रहने वाला है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, यानी का कचट तप वर्ग जो है ये अल्प प्राण है। फिर खा वाला महाप्राण है, अल्प प्राण, महाप्राण। इसको आप क्रम भी दे सकते हो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे हमने देखा था कि पहला और दूसरा घोषत्व के आधार पर देखा था हमने कि पहला और दूसरा अघोष है, फिर सघोष है। तो इसी प्रकार से कौन कौन सा अल्प प्राण है, तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, तथा दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो ये प्राणत्व का आधार हुआ। इसके बाद घोषत्व के आधार पर देखें, अघोष, ये भी अघोष है आपका। फिर सघोष, यानी कि ये सारे सघोष है। का खा अघोष वर्ण है, इसके नीचे सारे, और गा घा ये सघोष वर्ण है। घोष और प्राणत्व आपको पिछले वीडियो में बताए थे। घोषत्व वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में आपके स्वर तंत्र में कंपन होता है, और प्राणत्व यानी कि वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु हवा का ज़्यादा प्रभाव होता है वो महाप्राण, जिनमें कम होता है वो अल्प प्राण होते हैं। अब इनको हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? 5 उच्चारण स्थान होते हैं, जिनको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 क्रम से हैं। इनको क्रम को याद रखना आवश्यक होता है। तो कौन कौन से हैं? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का वर्ग जो है ये कंठ है। कंठ से इसका उत्थान होता है, यानी इसको कंठ बोलते हैं। तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 उच्चारण स्थल है। और 5 उच्चारण स्थल से यानी का वर्ग जो है पूरा कंठ है, कंठ से इनका उच्चारण होता है। चा वर्ग है जो तालव्य है, ता वर्ग मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। इस प्रकार से 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। 5 वर्गों को क्रमबद्ध याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, दंत और आखिरी में ओष्ठ। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन को कौन से वर्ग में रखा गया है? तो अंतस्थ व्यंजन है आपके या से शुरू होने वाले या, र, ल, यानी ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये सघोष है। ये इधर सघोष है, ये अघोष है। तो या, र, ला ये अघोष वर्ण है। यह है जो तालव्य है,
रा है मूर्धन्य है और ला है जो दंत्य है। इसके बाद एक वर्ण आपका बचता है वा। तो वा में पूरे के पूरे गुण अंतस्थ के हैं, सिर्फ एक अलग बात है। कौन सी है वो? जैसे कि वा है जो अल्प प्राण है, सघोष है, किंतु एक बात इसमें अलग है कि ये दंत और ओष्ठ दोनों के सम्मिलित रूप से इनका उच्चारण होता है, यानी ये दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है। इसके बाद उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन को उच्चारण स्थल के आधार पर कहाँ पे रखा गया है? तो श और सा क्रमशः तीनों सा को, ये आपका तालव्य सा है, मूर्धन्य और दंत्य। जब संधि विच्छेद का प्रकरण आप पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से सा से च और चा से सा में परिवर्तन होता है, यानी कि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से वर्णमाला है। अगर ये यहाँ पे है तो इसका भी कोई कारण है, ये आपको संधि वाले प्रकरण में मालूम होगा। तीनों सा इस प्रकार से रखे गए हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। अब बचता है हमारा हा। तो हा जो आपका है, हा है जो सघोष है, महाप्राण है, सघोष है तथा महाप्राण है और कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि है। उच्चारण स्थल के आधार पर कंठ है, घोषत्व के आधार पर सघोष है और प्राणत्व के आधार पर महाप्राण है। इसके बाद दो वर्ण व्यंजन और बचते हैं जिनको उच्छिप्त बोलते हैं, ताड़नजात बोलते हैं। कौन से हैं वो? एक है ड़ा, ढा, यानी इसके नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है इसके कारण से इनको उच्छिप्त बोलते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है उछाला हुआ, इनके उच्चारण में एक उछाला हुआ। जैसे कि एक तो होता है घड़ा, घड़ा, और एक होता है डमरू, ड और ड़ा, दोनों के उच्चारण में भिन्नता है। तो इनका स्थान ये है, उच्चारण स्थान यदि इन दोनों का देखा जाए तो मूर्धन्य है दोनों, मूर्धा, और घोषत्व के आधार पर दोनों ही सघोष है। और यदि प्राणत्व के आधार पर देखा जाए तो एक अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। इसके बाद ग्रहित स्वर, ग्रहित व्यंजन, आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ग्रहित या उनको आगत भी बोलते हैं, जो अन्य भाषाओं से जिन ध्वनियों को हिंदी भाषा ने ग्रहण किया गया है। ख, ये ग्रहित ध्वनियां हैं। स्वर में आपने देखा था कि स्वर में ये ग्रहित स्वर है जो कि आ और ओ के मध्य का है। तो ये तीनों ही ग्रहित है। क्या इनमें भिन्नता है? हमारे व्यंजनों से कौन सी अलग बात है इनमें? ध्वनि ऐसी कौन सी हैं? तो इनके नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलते हैं नुक्ता। उर्दू फारसी जो वर्णमाला है, उर्दू फारसी की जो भाषा है, वर्ण है, यानी कि लिपि है, उससे लिया गया है। ये जहाँ पे ये चिन्ह लग जाता है उसको अलग तरीके से उसका उच्चारण होता है। जैसे कि एक साधारण तरीके से बोले तो गजल, और यदि नुक्ता लगा हुआ वर्ण है तो गजल, इस प्रकार से उसको बोला जाएगा, गजल। विश्लेषण तालिका को एक बार फिर आपको मैं रिपीट कर दूंगा। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि क्रम में लिखा जाए। क्रम में लिखने के लिए आपको याद रखना होगा कचट तप, कचट तप, ये आपको याद रखना होगा। इससे आपकी ये सारी तालिका क्रम में बन जाएगी। दूसरी बात, घोषत्व के आधार पर हमने आपको बताया कि घोषत्व, घोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में आपके स्वर तंत्र में कंपन हो
वो घोष वर्ण, सघोष वर्ण, और जिन वर्णों के उच्चारण में आपके स्वर तंत्र में कंपन ना हो वो अघोष वर्ण। तो घोषत्व के आधार पर का और खा के नीचे के जो वर्ण हैं ये सघोष है, अघोष है, और उसके बाद वाले सघोष है। फिर ये प्राणत्व के आधार पर यानी प्राणवायु किन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा आती है, मुंह से ज़्यादा निकलती है। पहला जो वर्ण है, पहला जो ये कॉलम है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। बड़ा सहज सा याद रखने में है ये। इसके बाद उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये बहुत ही क्रम में है, बिल्कुल ये क्रम यदि आपको याद है और ये क्रम आपको यदि याद है तो बहुत आसानी से याद होने वाली चीज़ें हैं। दोनों ही क्रम को याद रखने का मैंने आपको तरीका भी बताया। इस क्रम को आपको याद रखना है तो कचट तब याद रखना होगा। इस क्रम को यदि आपको याद रखना है तो आपको याद रखना होगा कि पशु जब जुगाली करता है तो चारा सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और आखिरी में होता है ओष्ठ। तो इस प्रकार से इस क्रम को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इस प्रकार हमने व्यंजनों का वर्गीकरण विस्तृत रूप से देखा। अब व्यंजन एक नज़र में फिर देखते हैं हम। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे कि आपको बताया 25 होते हैं। सामान्यतः 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श, का से मा तक, का से मा तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। किंतु इनमें भी आपको एक भेद बताया था कि 25 में से पंचम वर्ण और चा वर्ग, पंचम वर्ण और चा वर्ग शुद्धतम रूप से स्पर्श नहीं होते हैं, क्योंकि चा वर्ग है जो संघर्ष स्पर्श होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मूलतः 16 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसको दो बात यहाँ पे लिखे कि सामान्यतः 25 और मूलतः 16 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन यानी जिनके उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में नासिक की ध्वनि हो तो वो पंचम वर्ण जो हमारे हैं वो नासिक के हैं। पंचम वर्ण कौन कौन से? कचट, तप, इसके जो अंतिम वर्ण होते हैं उनको पंचम वर्ण बोलते हैं। जैसे पहला है ये पंचम वर्ण है, ये नासिक की ध्वनियां हैं। तीसरा है संघर्षहीन या अर्धस्वर। संघर्षहीन इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण में आपके स्वर तंत्र को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, एक सरलतम रूप से इनका उच्चारण हो जाता है। दूसरा अर्धस्वर इनको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इनमें स्वरों के गुण भी विद्यमान हैं, यानी इनमें कोमलता है। कौन कौन से है? या और वा, ये दोनों वर्ण अर्धस्वर या संघर्षहीन कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? जैसे कि हम एक शब्द लिखते हैं चाहिए, चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस प्रकार भी लिख देते हैं। शुद्ध अशुद्ध क्या है वो विषय अलग है, किंतु इस प्रकार दोनों प्रकार लिखा जाता है तो ये अर्धस्वर इसीलिए इसको कहा जाता है। इसी प्रकार वाका भी है, आप लिखें कुआ या फिर लिखें कुआ, यानी बोलने में एक जैसा रहता है। तो इस प्रकार से ये अर्धस्वर है, संघर्षहीन व्यंजन है। प्रकंपित या लिंठित वर्ण व्यंजन। प्रकंपित यानी जिसके उच्चारण में जिह्वा को कंपन करना पड़ता है, आपके स्वर तंत्र में कंपन होता है। लुंठित यानी आपकी जिह्वा लुढ़कती है। तो कौन सा है? र वर्ण जो है ये आपका लुंठित या प्रकंपित कहलाता है, क्योंकि परीक्षाओं में तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। लुंठित वर्ण कौन सा है, व्यंजन कौन सा है ना। अर्धस्वर किस व्यंजन को बोलते हैं या किन को बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए और उसका कारण भी याद होना चाहिए कि किस कारण से इसको ये कहा जाता है, तभी वो बात आपको स्थायी रूप से याद रहेंगी। पार्श्विक या अली जिह्वा। पार्श्विक सुना होगा, जो प्लेबैक सिंगर होते हैं उनको पार्श्विक गायक कहते हैं। अली जिह्वा यानी वो जिह्वा का विशेष रूप से प्रयोग करना जानते हैं। ला जो वर्ण है इसको अली जिह्वा या पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आपकी जिह्वा इसमें चौड़े फैली हुई रहती है। स्वर यंत्रीय या काकल्य। काकल्य व्यंजन कौन सा है?
हा जो व्यंजन है ये काकल्ली है, यानी गले में काकल्ली से इसका उच्चारण होता है, स्वर यंत्री से होता है। उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है उछाला हुआ, ताड़नजात जिसके उच्चारण में आपकी जिह्वा को एक विशेष ताड़ना खिंचाव महसूस होता है, और द्विगुण उसमें 2 गुण समाहित है। कौन कौन से है? ड़ और ढा। ये सामान्य व्यंजन से हट करके है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त अलग रखा गया है। इसके बाद संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन स हाँ, इस प्रकार से ये चारों वर्ण ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। विस्तृत रूप से अलग अलग व्यंजनों के प्रकार वर्गीकरण हमने समझा, किस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर किस प्रकार से उनको वर्गीकृत रखा गया है, कहाँ कहाँ उनको किस प्रकार से बांटा गया है, ये सारा हमने विचार विस्तृत से समझा। वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत स्वर भेद, व्यंजन आदि को हमने विस्तार से व्यवस्थित एक एक बात को हमने समझा। इसके बाद अगले विषय को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।